सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति यानी दोलन, है ना। सरल आवर्त गति के बारे में तो लोग पढ़ चुके हो अच्छे से, और ये जो है सवाल उदाहरण भी हम कर चुके हैं, और इसमें हमने ये पता लगा लिया था कि वर्तुल गति पे इसको कैसे लिखते हैं। इसके नीचे एक उदाहरण है 14(4), ये मैं करके बताता हूँ आपको। सरल आवर्त गति में वेग, त्वरण वगैरह ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर चुके हैं। इसके बाद एक और उदाहरण है 14(5), ये भी करके बताऊंगा। उसके बाद फिर तुम्हें मैं बताऊंगा इसमें कि जो बल का नियम है, ऊर्जाएं मैंने बता दी आपको। अब हमें कुछ चीज़ें निकालनी है। उदाहरण तो खैर चलो हम कर ही देंगे। मेन जो चीज़ है इसके अंदर, जो फंडामेंटल है, वो है समीकरण लिखने में दिक्कत पैदा होना। यानी अगर कोई सरल आवर्त गति बताई गई है, एक तो इसके समीकरण लिखने में दिक्कत होती है, एक कुछ आवर्तकाल है। हम कुछ आवर्तकाल अगर निकालते हैं कुछ सरल आवर्त गतियों के लिए, स्प्रिंग में है, सिंपल पेंडुलम में है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम पहले वो सीख लेते हैं कि भाई आवर्तकाल हम निकालते कैसे हैं। 2-3 आवर्तकाल हैं इसमें जो निकालने हैं, वो सीख लेते हैं। और एक हम फोकस कर लेते हैं कि दरअसल कोई सरल आवर्त गति अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हम लिखते हैं, उसमें जो कलांतर है वो कैसे लगेगा, यानी फाई जो है वो कैसे लगती है, वो देख लेते हैं। और अगर कोई समीकरण हमें दिया गया है तो उसका ग्राफ कैसे बनाया जाना है, हम ये देख लेते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि टी यानी समय 0 पर कोई कैसे मतलब ग्राफ पे दिखाई देगा ये, और शुरुआत जो होती है गति की वो कैसे होती है, तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, इसका रफ आइडिया बनाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। उसके बाद मैं आवर्तकाल निकालना बता दूंगा आपको सारे, है ना। ये तो बस 5 मिनट की बात है। उसके बाद मैं आपको फिर क्या करता हूँ, आवर्तकाल निकालना बताता हूँ आपको कि इसका आवर्तकाल कैसे निकलता है। 3-4 मेन से आवर्तकाल हैं, वो अभी 11वीं क्लास के लेवल पे आपको पक्के कर लेने हैं। उसके बाद जब हम जेईई नीट पे जाते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को बढ़ाते हैं, उन बेसिक को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक। और वो बेसिक हमें यही बढ़ाना पड़ता है। 11वीं के लेवल पे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें वो रास्ता खोलना पड़ता है जो हमें नीट की तरफ या जेईई की तरफ या जेईई एडवांस की तरफ ले जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि 11वीं में उतना बढ़ाते हैं हम जो 11वीं के लिए ही पर्याप्त हो, तो फिर कंपटीशन का रास्ता नहीं खुलता। कुछ बच्चे मैंने देखा है बोर्ड में बहुत अच्छा करते हैं, 90% बोर्ड में ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कंपटीशन की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बच्चे बिल्कुल अनजान से हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 90% तो आए हैं बच्चे के, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का रास्ता उसका नहीं खोला गया। वो बेसिक थ्योरी के अंदर मिलाकर नहीं दिया गया जिससे कि वो बच्चा नीट की तरफ आगे बढ़ जाए। सभी में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी एट ऑल, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो पहले देखते हैं कि भाई ग्राफ में कैसे दिखाएं, या कोई समीकरण है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अब देखिए उदाहरण से लेंगे, ये मसला उदाहरण का है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सरल आवर्त गति होती है x = a sin ओमेगा टी प्लस π/4। इसका मतलब क्या है। अब यहाँ सीधे सीधे तो पता चल रहा है कि जो ओमेगा है वो तो हम जानते हैं 2π/t है, ठीक। अब इस समीकरण को थोड़ा बदल के लिख देता हूँ, x = 2 sin 10t प्लस π/4। अब देखिए मैंने इसमें कुछ चीज़ डाल दी है। मैंने इसमें a का मान जो डाला है वो 2 डाला है, और ओमेगा का मान मैंने इसमें 10 डाला है। अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो 2π/10 हो जाएगा, ठीक। जो भी इनके मात्रक हैं, अब जैसे ये है मान लीजिए a, ये मान लीजिए मुझे सेंटीमीटर में लेना है तो सेंटीमीटर हो गया, देखिए ऐसे। ये मैं रेडियन प्रति सेकंड में लेता हूँ, ये भी हो गया, ठीक। टाइम मान लीजिए मैं सेकंड में लेता हूँ, टाइम पीरियड, आवर्तकाल या दोलन काल जो भी कहें, ये हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने सीधे सीधे लिख दिया इसको, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे बना कर देखूँ, इस चीज़ को अगर मैं बनाऊँ तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगी। अब मान लीजिए मैं इसे किसी द्रव्यमान पर बनाता हूँ, किसी मास पर बनाता हूँ, कोई बॉडी चलाता हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चलाने के लिए कुछ ऐसा बना लेता हूँ पहले कि जब तक कोई चीज़ कैसे चलती है। अब हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति या आवर्ती गति, ये जो है एक सरल रेखा में गति है, ये तो तुम जानते हो, सरल रेखा में गति है। सरल रेखा में गति होती है ये, और ये होती है अग्र-पश्च गति। अब मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ x, और यहाँ ले लेता हूँ इसका 0 0, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समय को 0 करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैं देखो कुछ चीज़ बना रहा हूँ ऐसे,
ये x बना रहा हूँ, टाइम बना रहा हूँ, समय 0 लेता हूँ, तो x कितना आ रहा है ज़रा देख के बताओ। x जो है 2 sin π/4, sin π/4 यानी 45, sin π/4 का 1/√2, 2/√2 हो गया, तो x की वैल्यू आ रही है 2/√2, ये आ रही है। अब 2/√2 को तुम √2 भी लिख सकते हो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, धनात्मक आ रही है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इधर टाइम ले लूँ, इधर x ले लूँ, अब देखो ये x मैंने इधर ले लिया, इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है xt ग्राफ के ऊपर, ठीक। अब ग्राफ बनाऊंगा अगर, ठीक, तो अगर मैं इसको चलने पे बनाऊंगा, कोई चीज़ चल रही है मान लीजिए, उस पर दिखाऊंगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सीधे x ले लेता हूँ बस ऐसे, ठीक। अब इधर कुछ नहीं, इधर कोई चीज़ चलेगी। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका जो आयाम है वो कितना है, 2, तो मैं मान लेता हूँ कि इधर जो है ये +2 है, और इतना ही इधर ले आओ तो -2 है, ये भी बात बिल्कुल सरल है, ठीक, सिंपल। अब 2 में ये वर्गमूल 2 पर है, समय 0 पर, तो समय 0 पर इसकी स्थिति मुझे दिखानी पड़ेगी कहीं ना कहीं प्लस में, तो मान लेता हूँ वर्गमूल 2 का मान देखें मोटा मोटा 1.41 होता है, तो ये मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर है, ये स्थिति है इसकी पहली स्थिति, ठीक। अब अगर ये साइन का समीकरण है, ठीक, कोई और वैल्यू रखते हैं मान लीजिए, ठीक, तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, यानी यहाँ से ये इस तरफ को जाएगा, यहाँ पहुँचेगा अधिकतम पर, आयाम पर, ठीक। उसके बाद फिर ये वापस आएगा, समझ रहे हैं बात को। शुरुआत हुई कहाँ से, यहाँ से, यहाँ है t = 0, आना जाना करेगा, यानी सरल हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ पर t = 0 है, ठीक। ऐसी किसी भी समीकरण में जांच करके t0 डाल पे उसको दिखा करके प्लस माइनस पे ये हम बना देते हैं। अब साइन का ग्राफ है और ये π/4 है, अब इस ग्राफ पे, इसको ग्राफ पे लेके जाता हूँ, देखो कितना आसानी से जा सकता है ग्राफ पे ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें हम बनाते हैं पाई और एक बना लेते हैं 2π, इसके नीचे देते हैं ओमेगा, इसके नीचे ओमेगा, ठीक। ये टाइम है। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड ये है, अगर देखा जाए तो ये पूरा टाइम पीरियड है, इसको हम t लिख सकते हैं ऐसे बस। इसके बाद आपको प्लॉट कर देना। इसके बाद देखते हैं आयाम कितना है, 2, तो यानी 2 ऊपर कर लेते हैं, +2 और +-2 नीचे कर लेते हैं, ये भी बहुत कॉमन सी बात है, 2 लाइनें बना ली, ठीक। अब 0 पर, टाइम 0 पर ये कहाँ पर है, वर्गमूल 2 पर है, तो वर्गमूल 2 कर लेते हैं ऐसे, ठीक, सिंपल। अब पूरा टाइम पीरियड गुजरने के बाद भी ये वर्गमूल 2 पर ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक आवर्तकाल गुजरने के बाद भी वर्गमूल 2 पर ही होगा, ठीक। अब यहाँ से जाएगा मैक्सिमम की तरफ, अधिकतम की तरफ जाएगा, तो अधिकतम की तरफ जाएगा ऐसे, अधिकतम आयाम की तरफ जाएगा, ये देखो ये चला गया अधिकतम आयाम की तरफ, उसके बाद नीचे आएगा फिर ये, फिर अधिक न्यूनतम आयाम की तरफ आएगा, फिर ऐसे पहुँचेगा, फिर ऐसे पहुँचेगा, ये देखिए ऐसे। तो ये देखो ये तुम्हारा ग्राफ तैयार हो गया, बस फिनिश, बन गया, एक आवर्तकाल बना दिया तुमने, यही तरीका है, बस सिंपल है, किसी का भी बना लो। अब यहाँ से आगे से बढ़ाते चले जाओ, आगे बढ़ाते चलो, फिर मैक्सिमम की तरफ ले जाओ, फिर ऐसे चलता रहेगा। कुल मिला के ये 2-3 पॉइंट देख के बस कहाँ से शुरू हुआ। अब ये देखिए साइन है, स्टैंडर्ड साइन है, पॉजिटिव है, ठीक। इसका दूसरा तरीका बताता हूँ तुम्हें, ठीक। चलिए अब ये साइन स्टैंडर्ड पॉजिटिव का दूसरा तरीका बताता हूँ, जिसमें कि दोनों तरीकों से कंफर्म करेंगे। हम क्या करते हैं कि x = a sin ωt का ग्राफ बना लेते हैं पहले, ये वाला ग्राफ है, देखो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, ये a है, ये है, ये इसको बना लेते हैं, हल्का हल्का सा प्लॉट कर लेते हैं इसको ऐसे ऐसे। ये जो मेथड है ये तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा, ये वाला, ठीक। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम क्या है, देखो ये a हो गया प्लस में, ये -a हो गया, ये क्या है, ऊपर की तरफ विस्थापन है x, ये कितना +a का, और ये नीचे की तरफ -a का, पक्का। अब ये 0 शुरू करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं 2π दे लेते हैं, यहाँ पर टाइम जो है 2π/ω, पूरा आवर्तकाल लगा लेते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक। और बना लेते हैं पूरा, इसको आधा कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे 4 हिस्से करके इसको बना देते हैं एक बार, ठीक, ऐसे बना देते हैं, यूँ डॉटेड कर दिया ये देखो, ये स्टैंडर्ड है ये वाला, ठीक। अब इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में इसको बनाना है, तो देखो a की वैल्यू तो 2 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें 2 आ गई, देखो ये रही,
ठीक। T0 π/4, π/4 कैसा है, प्लस में है, तो π/4 प्लस में है तो 10t प्लस π/4 को 0 कर देता हूँ। ठीक, तो कितना हो गया t देखो पीछे हटेगा 10t है ना, ये हो गया माइनस π/4। तो ग्राफ को माइनस π/4 इंटू 10, यानी पूरे ग्राफ को अगर π/4 के कोण से पीछे हटा देता हूँ, माइनस आ गया ना देखो, तो पीछे हटेगा इस तरफ, यानी ये x जो है आगे बढ़ेगा, ये x आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के इस x को, नए वाले x को यहाँ बना देता हूँ, ये देखो ऐसे, समझ रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ये बन गया, ये नया वाला x है। ठीक, ये रहा नया वाला x, क्योंकि माइनस आने का मतलब है कि एडवांस होगा, मेन x कुछ आगे होगा, ये एंगल पीछे हटेगा देखो थोड़ा सा। अब ये देखो, ये ओरिजिनल x हो गया ये वाला, तो ओरिजिनल जो ग्राफ है वो क्या है, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये देखो। ठीक, ये पहले वाला जो ग्राफ था वो मिटा दिया, तो ये ओरिजिनल ग्राफ ऐसे हो गया। टेक्निक समझ में आ रही है, सिर्फ बताने से नहीं आती, करके दिखाना पड़ता है। देखो हो गया, बस ये रहा ग्राफ, ये इसका है, बन गया। देखो पॉजिटिव पे आ रहा ही नहीं आ रहा, यानी जो भी एंगल यहाँ होता है अगर वो माइनस में आता है 10t माइनस π/4, तो उसे x को, इस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। प्लस में आता है ये, तो पीछे हटा देते हैं। अब देखो पीछे हटा के दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ माइनस कर देता हूँ, ये लो। ठीक, यहाँ माइनस कर देता हूँ, ये लो। ठीक, अब पीछे हटा के दिखाता हूँ इसको। ठीक है, इसी चीज़ को दोबारा बना के दिखाता हूँ, ऐसे पीछे हटाना इस बार। स्टैंडर्ड ग्राफ ये है ना, पीछे हटाना इस बार, पीछे की तरफ हटाना है। पीछे ऐसे बना ले, उल्टा सेम बन जाएगा। पीछे हटा दो, यहाँ हटा दो π/4 पे पीछे, ये देखो ये रहा, इसे हटा दो बस लाइन को, ये रहा देखो। तो ये जो चीज़ आएगी, ये कितनी आएगी नीचे की तरफ, इस बार इसे मिटा दो, ये लो, हो गया। अब देखो ये कितनी आ रही है, ज़रा देखो, टाइम की वैल्यू 0 लगा के दिखाओ इसमें, ये आएगी -√2 लगा लो, टाइम की वैल्यू 0। देखो इसमें टाइम 0 लगाओगे, साइन माइनस में आएगा, -√2 आएगी, बन गया ग्राफ। यानी ये माइनस है तो x को पीछे हटा लो, ये प्लस है तो इसको आगे बढ़ा लो, उसी कोण के हिसाब से बढ़ा लो, कितना कोण है। ठीक, डन, नो टेंशन, आगे पीछे कर दो शिफ्ट। ठीक, किसके लिए, साइन के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि पहले साइन में बदलना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड ग्राफ किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन में बदलना पड़ेगा पहले। अब देखो साइन में बदलना भी सिखा देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए मैंने लिख दिया x = a माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस π/4, ये लिख लिया मान लीजिए मैंने, ये वाली चीज़ है। अभी साइन में तो है नहीं, तो साइन में बदल दो इसको, x = -a साइन ओमेगा टी प्लस π/4 प्लस π/2 लिख दो। अगर साइन में 90 जोड़ दूँ तो कॉस हो जाता है वो, तो बदल गया। देखो अब आगे चलता हूँ, -a साइन ओमेगा टी प्लस कितना बनेगा जरा देखो, π/2 और π/4। ठीक, कितना हो जाएगा, 3π/4, ये आ गया देखो, 2 3 ये आ गया, सिंपल। तो यही हो गया कलांतर। ये माइनस भी है, माइनस का मतलब उल्टा ग्राफ है। ठीक, तो बना लेते हैं, देखो उल्टा ग्राफ स्टैंडर्ड बना लेते हैं पहले। ठीक, स्टैंडर्ड में उल्टा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये बन गया देखो, ये 2π हो गया। ये जो ग्राफ है ये वाला, ये किसका है, x = -a साइन ओमेगा टी का ग्राफ है कि नहीं। माइनस वाला देखो, माइनस लगा नीचे चला है ऐसे। ठीक, अब इस पर मुझे क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देना है 3/4 से। तो 3/4 से आगे बढ़ाऊंगा तो 3/4 यानी पाई से कम है, ये पूरा कितना है, ये तो देखो ये पाई हो जाएगा आधा, तो 3/4 यहाँ तक पहुँचेगा, ये बन गया, ये बन गया x, ख़त्म। पीछे की चीज़ हटा दी, ये लो, ये लो, ग्राफ तैयार हो गया। आगे बढ़ा दो, डन। ओके, यहीं शुरू हो जाएगा, कैलकुलेटर, बात पूरी हो गई, बन गया माइनस की तरफ से। ठीक, तो कुल मिला के पहले साइन में बदल लें, और साइन में बदलने के बाद प्लस माइनस देख के फिट कर दें उसको, नो प्रॉब्लम। तो ये अभ्यास करेंगे, थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे ग्राफ को, तो ये समझ में आ जाती है। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, गणित का इसमें इस्तेमाल होता है थोड़ा सा बस।
और अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं, मान लीजिए इसको नहीं कर पा रहे हैं, आगे पीछे करने में दिक्कत आ रही है, तो ये कोई खास बात नहीं है, ठीक, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन है। आपको बेसिक से चलना है, किसी का एक्सेलरेशन निकालना है, किसी की वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। चलिए अब मैं कुछ आपको टाइम पीरियड निकाल कर दिखाता हूँ। कुछ दोलन काल या आवर्त काल हम निकालते हैं। दोलन काल, ठीक, दोलन काल में सर्वे सरल लोलक काम लेते हैं। सबसे पहले हम यही निकालते हैं, सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सबसे पहला यही होता है, ठीक, बड़ा आसान है, लटका देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट बनते हैं, वो बना के दूंगा मैं आपको। अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंता ना करें। अभी देखो फटाफट सारी चीज़ें फटाफट बना दूंगा इसकी। अब मामला चूँकि तुमने समझ लिया है, अब देखो ये जो गति है, इधर से इधर जाता है या इधर से इधर जाता है, ये लटका दिया तुमने सरल लोलक। ये देखो ये कोई द्रव्यमान m है, ठीक। अब यहाँ का कोई इसका कोण बना लेते हैं वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर दिशा से। तो ये देखो कोण ऐसे बन जाता है, ये बन गया कोण थीटा। इधर को लग जाता है mg cos थीटा। इस स्पर्श रेखा के अनुदिश लगता है mg sin थीटा, और नीचे की तरफ लगता है mg, ये रहा, ठीक। mg ये घटक बन गए। तो ये जो बल है जो स्पर्श रेखा पे लगता है, दरअसल यही लाता है इसको यहाँ मीन पोजीशन पे। ये है माध्य स्थिति, यह है माध्य स्थिति, जहाँ पर गति की दिशा में बल 0 है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो इस दिशा में गति होती है इधर उधर, टू एंड फ्रो। इस दिशा में यहाँ पे बल 0 है, क्योंकि माध्य स्थिति पे जो बल है ये mg, ये सिर्फ नीचे की तरफ होता है, ठीक। एक बार फिर देखें, ये मान लीजिए माध्य स्थिति है, तो इस पर बल कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक। अब यहाँ से जो है ऐसे माध्य स्थिति में आता है, कन्फर्म होगी ऐसे। तो इधर जाने वाला बल F0 या इधर जाने वाला बल F0। तो माध्य स्थिति में लाता कौन है, mg sin थीटा। और ये भी हम कह रहे हैं कि साहब ये तो देखने में तो लग रहा है कि ये वृत्तीय गति है, देखने में लग रहा है कि ये वृत्तीय पथ पर गति है। तो हम कह रहे हैं सरल रेखा में गति है। तो सरल रेखा में गति है तो ये कोण बहुत छोटा होना चाहिए। देखो ये सीधी सरल रेखा में गति ऐसे हो जाएगी, यूँ इधर इधर। कब होगा ऐसा, अगर मैं इसे सरल रेखा में गति करवाऊँ तो सीधी गति हो जाएगी ऐसे, यूँ। ऐसा कब होगा, जब ये कोण बहुत छोटा होगा। ये कोण जो है बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। तो बहुत छोटे कोण के लिए सूत्र बनेगा फिर, कोण के लिए, बहुत छोटे कोण के लिए सूत्र बनेगा, बड़े कोण के लिए बनेगा ही नहीं, ठीक। हाले पूरा पेंडुलम घुमा रहे हैं पूरे वृत्त पे, तो उस पर सूत्र लागू नहीं होगा, उसका मान लगभग में ही मिलना है, सही मान नहीं मिलेगा। जितना जितना कोण छोटा होता जाएगा उतना उतना सही मान मिलता जाएगा। अब हम देखें माध्य स्थिति में लाने वाला बल क्या है। माध्य स्थिति में लाने वाला बल कैसा है, mg sin थीटा। तो यही होता है बल। तो बल हो गया F, इसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा। माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि ये बल उल्टी दिशा में है। थीटा उस तरफ को, अगर हम थीटा को इस तरफ प्लस लेते हैं पॉजिटिव, तो बल पीछे की तरफ है। यदि मैं इस विस्थापन को x लेता हूँ आगे की तरफ प्लस में, तो उल्टी दिशा में बल लगा है। भाई x आगे की तरफ है, बल पीछे की तरफ है, देखो उल्टा लगा हुआ है। यही शर्त होती है सरल आवर्त गति की, ठीक। ये लग गया। छोटे कोण पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस mg थीटा, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक। ये भी लिख सकते हैं। और अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसमें तुम्हें इस त्रिभुज को फिर से बना के निकाल देते हैं फटाक से। ये देखो ये मिल गया। देखो ये लंबाई होती है, डोरी की लंबाई ये होती है, ठीक। ये होता है x, ठीक, और ये होता है थीटा, ठीक। अब तुम्हें चाहिए साइन थीटा, तो कितना हो गया, लंब बटे कर्ण यानी x बटे l। छोटे कोण पे भी ये x बटे l ही होता है। अगर वृत्त पे जाके देखें छोटे कोण पे साइन थीटा थीटा हो जाता है, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ तो तुम्हारा बल आ गया इस पे, ये हो गया माइनस mg/l, बिल्कुल सरल, ठीक। अब सरल आवर्त गति में ये बल होता कितना है, अगर सरल आवर्त गति में देखें तो बल कितना होता है, ठीक। तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ma। वहाँ पे a कितना होता है अभी तुमने बना रखा है, F होता है m ओमेगा स्क्वायर x माइनस में, ये होता है बल, क्योंकि ये जो ओमेगा स्क्वायर x है यही होता है त्वरण,
ठीक, तो इसे बराबर कर देंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हो गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये हो गया माइनस एम जी एक्स बाई एल। तो माइनस एक्स इसमें कट जाता है, एम ओमेगा स्क्वायर एम जी बाई एल, इसमें एम भी कटवाता है, ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल हो जाता है, ओमेगा वर्गमूल जी बाई एल हो जाता है। ठीक, ये आ गया। देखिए अब ओमेगा की बात करें, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ये हो गया वर्गमूल जी बाई एल। ठीक, तो फिर टी मिल गया, लो इसे भी हटा लो, ये तो हो गया सब। ये लो, ये देखो टी मिल गया, वर्गमूल 2 पाई एल बाई जी, आ गया टाइम पीरियड, यानी एक दोलन का समय, दोलन काल। देख लिया कैसे मिल गया। तो सभी में ये बल निकाला जाता है और इस बल के बराबर लगा लिया जाता है। ठीक, ये क्या है, ये बल का नियम है, F बराबर एम ए। ठीक, और F बराबर एम ए कितना होता है, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या होता है, विस्थापन होता है। ये फार्मूले अच्छे से बना रखे हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया प्रभाव। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो प्रभाव है वो क्या है, इसको ज़रा थोड़ा समझेंगे। टी जो है वो कितना बन के आया, 2 पाई एल बाई जी। ठीक, तो ये जो टी है ये है जी पर निर्भर है। ठीक, कैसा, 1/वर्गमूल जी। और ये जो टी है ये निर्भर है एल पर, ये है ऐसे। ठीक, ऐसे समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती जो भी लगाओ। ठीक, तो यानी जी बढ़ेगा तो ये घटेगा, एल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो डोरी की लंबाई इफेक्टिवली अगर बढ़ा देंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, अब ये अगर साहब एक झूले में, फटाफट कर लो, एक झूले में एक लड़की खड़ी होकर झूल रही है। ठीक, एक लड़की या एक बच्चा खड़ा होकर झूल रहा है ऐसे, यहाँ झूला लगा हुआ है, देखो ये झूला इस तरीके से चल रहा है, ये झूला ऐसे खड़ी होकर झूल रही है। ठीक, अब ये लड़की बैठ जाती है, झूलते झूलते लड़की बैठ जाती है। तो लड़की बैठ जाती है, तुम्हारी लड़की बैठ जाती है, देखो लड़की बैठ गई। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे खड़ा बालक। ठीक, आवर्तकाल मान लेंगे T1, और यहाँ बैठा बालक आवर्तकाल मान लेंगे T2। ठीक, तो बैठे बालक में लंबाई बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान नीचे को आ जाएगा। तो क्या हो गया, लंबाई बढ़ने से क्या होगा, T2 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा T2 बड़ा है T1 से। ये लो, खड़ा हुआ बालक झूल रहा है झूलना और बैठ गया, तो लंबाई बढ़ गई, द्रव्यमान की दूरी यहाँ से बढ़ गई। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, कह रहा है पृथ्वी पर टाइम पीरियड T1 2 पाई √L/G पृथ्वी है। ठीक, और T2 2 पाई L/G चंद्रमा है। ठीक, ये किस पर है, ये चंद्रमा पर है। ठीक, तो चंद्रमा पर जी चंद्रमा कितना होता है, जी पृथ्वी बटे 6 होता है लगभग। सिंपल, ये तो पता है, गुरुत्वाकर्षण में अच्छे से पढ़ लिया होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, सभी जानते हैं इस बारे में। तो बताओ फिर क्या होगा। ठीक, अब T2 जी का मान घट गया तो बढ़ जाएगा, जी का मान घटा है बढ़ जाएगा। तो T2 कितना हो गया, T2 हो गया T1 गुणा वर्गमूल 6। ये देखो ये आ जाएगा, करके देख लो, भाग कर लो, जी पृथ्वी 6 जी चंद्रमा लगा लो, आ गया। देखो बढ़ गया नहीं बढ़ गया, जी का मान घट गया, आवर्तकाल बढ़ गया। वर्गमूल के पर निर्भर करता है, वर्गमूल लग जाएगा यहाँ पर, जी चंद्रमा की जगह जी पृथ्वी लगा लो बटे 6, ऊपर 6 चला जाएगा। ठीक, खैर ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। मतलब तुम लोग जो है प्रतियोगिताओं के लिए निर्भरता पे हम जा रहे हैं, फार्मूला फटाफट। अब आता है प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, और बच्चे अक्सर इस चीज़ को निकालने में परेशानी पैदा करते हैं, सर ये प्रतिशत पता नहीं कैसे निकलता है। थोड़ा बहुत चेंज अगर जी में हो जाए, एल में हो जाए, कुछ हो जाए, प्रतिशत परिवर्तन। तो क्या करते हैं, T² 4 पाई² L/G लिख लेते हैं। ठीक, ये जो 4 पाई² है इसमें कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं होता, हटा देते हैं, और प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर एक समानुपाती का निशान लगा के लिख देते हैं, ये ऐसे। ठीक, तो 2
ये जो 2 है ना, क्या पावर है 2, ठीक। तो 2 क्या लिखते हैं, डेल्टा टी बाई टी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी, ठीक। अब प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, हो गया। तो देखो ये आ गया 2 टी का प्रतिशत और ये एल का प्रतिशत और ये जी का प्रतिशत, सिंपल है। टी में प्रतिशत मिल गया, ठीक। अब यार साहब जी में प्रतिशत जो है, जी 2% बढ़ा, ठीक, एल 5% घटा, ठीक, टी कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, देखो सवाल आ गया, ठीक। क्या करें, इसमें लगा लो, ठीक। अब ये लगा लो फटाफट फटाफट, ठीक ठीक करते जाओ सब कुछ। 2 टी का प्रतिशत, फटाफट कर दो, 2 टी का प्रतिशत, ठीक। एल कितने प्रतिशत बढ़ा, 2% प्लस 2 लिख दो। जी कितने प्रतिशत घटा, 5% -5 लिख दो। लो 2 टी का प्रतिशत -3 टी का प्रतिशत -3/2, ठीक। इसका मतलब हो गया कि टी जो है 3/2% घटा, ओके, सिंपल सी बात है। फटाफट हो रहा है सब कुछ, कर दो फटाफट सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि सरल लोलक पे सवाल अक्सर आया पड़ा है प्रतियोगी परीक्षा। फटाफट फटाफट सवाल कर दो सारे, अभी देखो सारे कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ एक एक करके। जब सवाल पढ़ोगे तो कुछ रफ वर्क करना है, मान लो कॉपी में कुछ लिखना है, अपनी तरफ से लिख के पक्का करके कंफर्म कर लेना, मिला लेना एक बार, ठीक है। आखिरी का चैप्टर है लगभग, इसके पास थोड़ा सा एक तरंग है, तरंग गति, ठीक। फिर से लिख लो एक बार, टी 2 पाई एल अपॉन जी, ठीक। अब अगर साहब ये पेंडुलम जो है हमने इस पे रखा है, इस बॉक्स के अंदर रखा है ऐसे, ये पेंडुलम यहाँ पर है और ये यहाँ गति करता है, समझ रहे होंगे, छत पे, और ये चीज़ आ रही है नीचे की तरफ मुक्त रूप से। तो नीचे की तरफ जब ये चीज़ आती है तो इस पर जी साइन थीटा का त्वरण होता है ऐसे, और पेंडुलम की जो गति है उसके लंबवत जो वो होता है जी कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि जो गति के लंबवत जो गति है, देखो गति होती है इस दिशा में मान लीजिए, ठीक। तो गति के लंबवत जो त्वरण है वो कौन सा है, जी कॉस थीटा। तो ये त्वरण जो है प्रभावहीन हो जाता है क्योंकि ये इस दिशा में है और ये गति जो है इस तरफ को है, तो गति के लंबवत वाला त्वरण ही लगता है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लग जाएगा जरा बता दो एक झटके में फटाफट, 2 पाई एल अपॉन जी कॉस थीटा, बस ये वाला हो जाएगा, सिंपल, सीधा समझ में आ गया होगा। चलो और देखते हैं, ठीक। कह रहा साहब ये कोई द्रव है, द्रव लिक्विड इसमें, और साहब इसमें जो है भर दिया पानी, ठीक। इसमें लिख देते हैं द्रव का घनत्व ऐसे, ठीक। प्लस आप इसी में एक छत बनाई गई और इसी में एक पेंडुलम चलाया गया ऐसे, ठीक। कह रहे आप टाइम पीरियड कितना होगा, तो कह रहे 2 पाई एल अपॉन जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, प्रभावी जो जी की वैल्यू है। बायनसी में उत्प्लावन बल में देखते हैं कि जो प्रभावी वेट होता है, कितना होता है प्रभावी वेट, एपरेंट वेट जिसे बोलते हैं, ये होता है W0 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ठीक। अब द्रव्य का घनत्व कितना है, रो, और ये इसका घनत्व कितना है, वस्तु का घनत्व ये कितना है जरा बताओ, ये है सिग्मा। तो ये होता है प्रभावी वेट। ये जो W0 है इसे क्या कहते हो तुम, इसे कहते हैं mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, और इसे क्या है mg डैश, प्रभावी त्वरण। तो प्रभावी त्वरण कितना हो गया, g डैश, वास्तविक त्वरण कितना है, g, तो m हट गया, लो। तो ये तो त्वरण है g डैश, ये लगा, ये गया उत्तर, g का मान घट गया ना पक्का, ठीक। तो दोलन काल बढ़ गया, यानी अगर द्रव्य में करवाएंगे तो घटेगा, पक्का। चलिए बात समझ में आ रही है, फटाफट फटाफट मिला लेंगे, वो तो कंफर्म भी कर सकते हैं अपन पहले भाई बायोन्सी फोर्स में चले गए, उत्प्लावन बल में चले गए,
तो प्रभावी वेट क्या होता है, प्रभावी भार क्या होता है, तो पता कर सकते हैं अपन, पीछे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ कोई सी बात नहीं है। ठीक, अब ये आ गया। अब कह रहा साहब एक वृत्त है, ठीक ऐसे, और वृत्त में एक डब्बा है ऐसे, और इस डब्बे को वृत्ताकार पट्टी पर ही घुमाया गया है ऐसे, और साहब इसमें एक पेंडुलम यहाँ लगाया गया है, यूँ यूँ चलता है। ठीक, और ये जो पेंडुलम की प्रभावी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये एक त्रिज्या है जिसको हम आर कह रहे हैं, और पेंडुलम की लेंथ एल है, और आर जो है बहुत बहुत बड़ा है एल से। वृत्ताकार मार्ग पर डब्बा घुमाया गया ऐसे, ठीक, और पेंडुलम यहाँ लटकाया गया है। कह रहा इस दिशा में गति, जो आवर्त गति होनी है वो इस दिशा में होनी है, यूँ, ठीक, और इस तरफ को लगने वाला बल है अभिकेंद्रीय त्वरण, वो होता है v²/r। जिस स्पीड से घुमा रहे हैं ये वो स्पीड है, और आर ये पूरी त्रिज्या है। ये हो गया, यही वो त्वरण है। कहता ये लगेगा जी की जगह पे, तो कितना हो गया टाइम पीरियड, 2π L/v²/r। ये लो आंसर आ गया, ये लगेगा त्वरण। गति की दिशा के लंबवत त्वरण लगता है, वो कौन सा है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, उसी के अधीन होगा, चलेगा। ठीक, चलिए और बता दे थोड़ा सा। कह रहा साहब इस बार एक चलती हुई गाड़ी के अंदर हम इस पेंडुलम को रखेंगे ऐसे ऐसे, ठीक, और इसको देंगे आगे की तरफ एक त्वरण a0, और नीचे की तरफ इसमें लगाएंगे गुरुत्वीय त्वरण g। तो टाइम पीरियड कितना होगा जरा बताओ, 2π वर्गमूल L/, प्रभावी त्वरण। प्रभावी त्वरण कहाँ होगा, देखो ये a0 है और ये g है, ठीक। तो अगर देखें यहाँ से ये पॉइंट कहाँ चल रहा है, a0 से चल रहा है तो जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस पर क्या करते हैं, पीछे की तरफ लगा देते हैं उल्टा, सापेक्ष गति के नियम के अनुसार। तो कितना बन गया, a0² g², पाइथागोरस से लग गया, दोनों सदिश जो है 90 पर है, नीचे की तरफ g है, पीछे की तरफ a0 है। तो परिणामी त्वरण क्या बना, a0² + g², यही लगा देंगे, ये लो a0² + g², ये लो, ये रहा आंसर, ठीक। और यहीं करेगा ये पेंडुलम ऐसे गति, यहाँ नहीं करेगा सीधा बढ़ती, थोड़ा पीछे हटके करेगा यहाँ पे। इसकी साम्य अवस्था यहाँ बनेगी, जहाँ पर परिणामी त्वरण होगा, पक्का सर। चलो इन सारे परिणामों को, रिजल्ट को वेरीफाई करें, सवालों में दिखाई देंगे। नीट वीट के जेई के सवाल जब करोगे तो सब दिखाई देगा तुम्हें, इसमें जो परिवर्तन है वो भी तुम्हें फटाफट फटाफट दिखाई देंगे। अपना सवाल पहचान के कर देना है टनाटन फटाफट। तो यानी सरल लोलक से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट सारे डन हो गए हैं, फटाफट ओके हो गए हैं। चलिए चलिए कुछ दोलन काल निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग के बारे में। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, ये तुम लोग जो है कंफर्म कर लो, ठीक, कि स्प्रिंग में ये चीज़ कैसे निकलेगी, ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा बाद में, कोई ख़ास बात नहीं है। पता लगा लिया कि भाई जब फोर्स होता है वो होता है m⍵² माइनस में, ठीक। स्प्रिंग में जो बल होता है वो कितना होता है, वो होता है -kx। ये स्प्रिंग का बल है, जानते हैं आप। अगर किसी स्प्रिंग को खींच दें, छोड़ दें, तो x उसमें बन जाता है एक। दोनों बल समान कर देते हैं, -m⍵² और -kx, ठीक। तो x कट गया, माइनस कट गया, जो अक्सर हम काट देते हैं, तो ω² हो गया k/m, ये वर्गमूल हटा देते हैं, ये लो वर्ग हटा देते हैं, वर्गमूल हो गया। इसको क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं 2π/t, ये हो गया k/m, ज़्यादा खर्चा नहीं किया, 2π k/m हो गया, ठीक। चित्र बनाकर दिखा देते हैं थोड़ा सा, ऐसे ये आ गया m, ठीक, ये आ गया x = 0, इसको ले लिया x, और इसको आगे इस तरफ और आगे इस तरफ इधर उधर चला के कहीं भी दिखाया जा सकता है। इसकी गति यहाँ होती है अग्रपथ गति, ठीक। यहाँ पर कोई घर्षण नहीं माना गया, तो ये तल कैसा है जिस पे द्रव्यमान m चल रहा है, ये है घर्षण रहित
फटाफट हो गया, देखो कोई खास बात नहीं, तल लो। ठीक, आय सिद्ध करने को ये चित्र बनाओ, ये लिख के दे तो लो जी साहब हो गया तुम्हारा। इसमें के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक। के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक, ये लो। ठीक, और जो द्रव्यमान चल रहा है उसको क्या कहें, एम। किस में लगेगा, किलोग्राम में। टाइम पीरियड आ गया। ठीक, तो मेन फॉर्मूला क्या आया टाइम पीरियड का, ये आया। इसको पकड़ लो, इस पर भी अभी इस पर रिसर्च करेंगे, अभी इस पर खोज करेंगे। ठीक, चलो इसको पकड़ लो, T 2 पाई m/k। ठीक, ये आ गया। देखो स्प्रिंग पर लगने वाला बल, बल की दिशा स्प्रिंग पर कैसी होती है, किस तरफ को होता है तुम जानते हो। ठीक, जिस तरफ को स्प्रिंग खींचता है उसकी उल्टी दिशा में बल होता है। ये थोड़ा देख लो एक बार तुम लोग ना, मतलब पहले से मान लीजिए स्प्रिंग जो है ये मान लीजिए द्रव्यमान है और ये x है। ठीक, तो स्प्रिंग पे बल इधर को होता है, ये होता है -kx। पक्का, ओके, यही वो बल है, इधर को लाएगा जो इसको। ओके, चलो, दिशा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात यही साहब, ये एक द्रव्यमान है, एक स्प्रिंग है, एक द्रव्यमान है, एक स्प्रिंग है। द्रव्यमान घटता है बढ़ता है मान लीजिए, और ये फॉर्मूला क्षैतिज में काम करता है, ऊर्ध्वाधर में काम करता है। अब देखो मान लीजिए कोई स्प्रिंग को लटका दूँ, ये लो। ठीक, ये एम है। ठीक, लटका के खींच के छोड़ दूँ, इसे खींच के छोड़ दूँ तो ये स्प्रिंग मान लीजिए यहाँ ऊपर नीचे गति करता है, ऐसे, ये ऐसे, यहाँ ये स्प्रिंग गति करता है। ठीक, तो फार्मूला यही है। तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर इस पर तो नीचे की तरफ एक बल mg भी लगता है, ये क्या करेगा। ठीक, तो जो mg है देखो, ये बल नियत है, ये बदलता नहीं है, ये कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से नहीं होता दोलनकाल, दोलनकाल उस बल की वजह से होता है, या दोलन उस बल की वजह से होते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो संचित है, उसके अंदर जो संचित होता है बल, वो क्या होता है -kx। तो इसमें ये रहता है, नीचे की तरफ आएगा बल ऊपर को लगेगा, ऊपर जाएगा नीचे को लगेगा। स्प्रिंग जब दबती है तो खुलने की कोशिश करती है, जब खुलती है तो दबने की कोशिश करती है, यानी हर हाल में साम्य अवस्था पर आने की कोशिश करता है। अब ये साम्य अवस्था कहाँ पर है, अगर देखा जाए साम्य अवस्था कहाँ पर है। ठीक, ये वाली चीज़। तो जब हम बल को जीरो बनाते हैं तो क्या करते हैं, mg = ka। तो a बराबर हो गया mg/k, ये हो गया। देखो ए पर साम्य अवस्था है। अब मान लीजिए हम कह दें कि साहब यहाँ पर जो है स्प्रिंग में छोड़ा था, ठीक, यहाँ पर हमने स्प्रिंग को छोड़ा था। ठीक, ये स्प्रिंग की पूरी लंबाई है, ओरिजिनल लंबाई जिसे हम कहते हैं, वास्तविक लंबाई जो है स्प्रिंग की वो ये है। ठीक, अब यहाँ के अपने आप ठहरा, यहाँ के बल जीरो हुए तो ये हो गया ए, ये लो, ए बन गया। तो ए ऊपर ए नीचे, ए ऊपर ए नीचे ऐसे जाएगा। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि भाई स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो कहाँ बल जीरो होगा, तो जब तक बल जीरो नहीं होंगे तब तक तो नहीं होगा। अब हमने यहाँ स्प्रिंग को रख लिया, तो स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है, इतना खिंचा हुआ है स्प्रिंग। अब इसे छोड़ देंगे तो ऊपर नीचे चलना शुरू कर देगा। चलिए अब देखो एक एक करके दिखा देता हूँ। स्प्रिंग 1 2 3, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेरीफाई कर लें। मान लीजिए यहाँ ये स्प्रिंग है, ये इसकी वास्तविक लंबाई है, ये है L। देखो स्प्रिंग पे कोई द्रव्यमान नहीं लटका मैंने अभी तक, ये रही, ठीक। अब मान लीजिए मैं इस पर द्रव्यमान लटका दूँ तो इस लाइन से नीचे यहाँ पर जाकर स्प्रिंग विराम अवस्था में आ जाता है। तो नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, mg। ऊपर की तरफ कौन सा बल लगा, मैंने मान लिया ka, 0। यहाँ पर बल स्प्रिंग पे कैसा है, टोटल मास कितना है स्प्रिंग पर, नहीं मतलब द्रव्यमान पर कितना बल है, 0, क्योंकि k mg के बराबर है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माध्य स्थिति। यही होती है माध्य स्थिति, ठीक। अब इस स्थिति से अगर छोड़ देते हैं, खींच के छोड़ते हैं, नीचे की तरफ छोड़ देते हैं खींच के थोड़ा सा, या ऊपर की तरफ दबा के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये सरल आवर्त गति करता है, ठीक। तो जो भी हम खींच के छोड़ते हैं वही क्या चीज़ बन जाती है आगे, इसका फिर आयाम बन जाती है। माध्य स्थिति यही है, आयाम बाद में, ये आयाम नहीं है, ये माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x0, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x0
माध्य स्थिति कहाँ बनती है ज़रा बताओ? x0 पे बनती है सर, कहाँ पे? वो होता है mg/k। यहाँ पर स्प्रिंग अपने आप रुक जाता है, टिक जाता है, लटका के धीरे 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 वहाँ छोड़ें तो वहाँ रुक जाता है। बट हम उस स्थिति से खींच के छोड़ते हैं ऊपर नीचे, तब जाके सरल आवर्त गति करता है। तो समझ में आ गया माध्य स्थिति कहाँ बनती है, कहाँ पे स्प्रिंग अपने आप बैलेंस कर जाता है, संतुलन में आ जाता है, बल 0 हो जाता है, उसके बाद वे छोड़ते हैं, ऊपर नीचे चलने लगता है। तो सबसे पहले किसी भी स्प्रिंग में या किसी भी वस्तु में सबसे पहले ये विचार किया जाता है कि साहब इसकी माध्य स्थिति कहाँ है, फिर उसके दोनों तरफ एक सरल रेखा में गति, अग्रपक्ष गति, वही होती है आवर्ती गति। ठीक, चलिए शाबाश। अब ये m बदलें या k बदलें, इससे फर्क पड़ता है। ठीक, अब k बदलते हैं, मान लीजिए, तो k क्या कर सकते हैं, देखो 2 k लगा देता हूँ इस बार, एक स्प्रिंग ये लगा देता हूँ, एक स्प्रिंग ये लगा देता हूँ, और इसमें एक द्रव्यमान जोड़ देता हूँ ऐसे, और यहाँ कोई तल लगाकर ऐसे इसकी गति करवाता हूँ ऐसे, द्रव्यमान m, इसके k1 और इसके k को k2 मान लेता हूँ, k1 k2 दोनों को ऐसे मान लेता हूँ। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई m/k1 + k2 होगा। ठीक, क्यों सवाल उठेगा, क्यों? क्योंकि जो बल है कुल दोनों का एक ही दिशा में, इस पे कितना बल है ऊपर वाले पे, अगर बल को बना के देखूं तो ऊपर वाले पे कितना बल है, -k1x। ठीक, ये वाला बल है देखो इस दिशा में, और दूसरे वाले स्प्रिंग का कितना है, k2x है, वो भी इस दिशा में है, ऐसे लगा देते हैं, माइनस और माइनस ऐसे लगा देते हैं। तो कुल बल कितना है, कुल बल है -k1 + k2x, ये कुल बल है। अब ये जो बल है ये किसके बराबर होता है, ये होना चाहिए -m⍵² x के बराबर। तो माइनस गया, x गया, ये रहा ओमेगा आ गया हाथ में, √k1 + k2/m। पक्का? ओमेगा क्या होता है, 2π/t, वही है बिल्कुल। देखो k की जगह पे क्या आ गया, k1 + k2/m आ गया। ओमेगा होता कितना है, 2π/t, तो t आ गया, ये रहा। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में स्प्रिंग के नियतांक जोड़ दिए जाते हैं। ठीक, यानी जब बल जुड़ते हैं तब समांतर क्रम होता है। अब देखो एक चित्र में तुम्हें बना के दूंगा जो तुम्हें अक्सर कंफ्यूज करेगा, तुम कहोगे सर ये पता नहीं कौन सा क्रम है। ये देखो ऐसे है, ये m है, एक स्प्रिंग इधर लगी हुई है k2, एक स्प्रिंग इधर लगी हुई है k1, ये घर्षण रहित तल है ऐसे, इसे चलाते हैं इधर उधर। ठीक, ये दीवारें हैं जिन पर स्प्रिंग बंधे हुए हैं। फटाफट फटाफट कर लो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे मोटे फार्मूले हैं जो तुम्हें बेसिक लेवल पर करने ही होते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, सवाल वाल इन पर बनता नहीं है। 11वीं कक्षा में क्या है, बात तो नीट की जेई की है, तुम्हें आगे भी तो पढ़ना है, तो बेसिक सवाल है। अब देखो इसमें क्या है, मान लीजिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा इधर को खिसका के छोड़ता हूँ। अब मान लीजिए द्रव्यमान यहाँ के बजाय ठीक इधर को चला जाता है, थोड़ा सा इस तरफ को, तो ये द्रव्यमान मान लीजिए यहाँ आ जाता है ऐसे। तो देखो ये स्प्रिंग को क्या करेगा, ये स्प्रिंग इसको इधर को फेंकेगा, ये हो गया k2x, ये दबेगा और ये खींचेगा, तो ये भी इसको इधर को ही खींचेगा। देखो दोनों बल ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक ही दिशा में है। तो ऐसे में ये क्या है, ये भी समांतर क्रम है, समांतर क्रम है ये भी। इसमें भी टाइम पीरियड कितना होगा, 2πm/k1 + k2, ये लो। यानी बल जब जुड़ते हैं किसी द्रव्यमान पर स्प्रिंगों के कारण, तब कैसा क्रम है, समांतर क्रम है। तो सिर्फ चित्र से नहीं देखना पड़ता है। ठीक, देख के करिएगा। फिर पकड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक स्प्रिंग लगाया, एक और लगा दिया, ठीक, और अब जोड़ दिया द्रव्यमान ऐसे, और ये कोई घर्षण रहित तल बना दिया, ये m लगा दिया, ये कोई दीवार बना दी, स्प्रिंग के कांस्टेंट को k1 कर दिया, इसको k2 कर दिया। बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक, अब देखो सब एक ही बल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बल एक ही है, टोटल बल है। ठीक, अब अगर कुछ खिंचाव देखा जाए तो इसमें खिंचाव मान लेते हैं थोड़ा सा x2, इसमें खिंचाव मान लेते हैं x1, दोनों में अलग अलग खिंचाव होगा। तो f जो है कितना होगा। ठीक, तो टाइम पीरियड तो बाद की बात है, पहले आप देखते हैं। तो कह रहा है कोई f है वो -k1x1 भी है, वही -k2x2 भी है, साहब यही f है। ठीक, यहाँ से लगेगा इस पर, इधर को खींच के छोड़ा तो इधर को लगेगा, देखो f।
यही है। अब अगर ये विस्थापित हो, इसमें विस्थापन कितना है, कह रहा साहब कोई x है इसमें विस्थापन, वो है x1 प्लस x2, तो x हो गया। देखो यहाँ से x1 की वैल्यू निकालो, f बटे k1 माइनस f बटे k1, यहाँ से भी निकालो माइनस f बटे k2, ये आ गया। देखो तो x जो वैल्यू आ रही है जरा चेक करें एक बार, f कॉमन ले लें, माइनस f, और ये वैल्यू आ रही है 1/k1 प्लस 1/k2, क्योंकि कुछ ये खिंचा x1, ये कितना खिंचा x2, तो ये कितना खिंचेगा x ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ जोड़ी जा रही है, देखिए, है ना। तो ये आ गया। देखो अब ये जो ये क्या है f कितना होता है, f होता है माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये आ गया। देखो ठीक, अब लिख दिया, ये आ गया 1/k1 प्लस 1/k2, ये आ गया, ये x कट गया, लो माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, ये बल में m लगाना है तुम्हें ना, m लगाओ इसमें, माइनस m है ना, ऐसे m ए होता है ना, तो m ए लग गया। तो ये आ गया तुम्हारा ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर x, और इसके साथ में क्या है ब्रैकेट में, ये है x कट गया, दैट इज x कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये दोनों तरफ से कट गया। देखो x तो यहाँ पे जो x था, ये लो फिनिश, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे चलो 1/k1 प्लस 1/k2, ये पूरी वैल्यू हो गई 1, ठीक, आ गया ओमेगा। ओमेगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक, अपॉन में है ना, क्योंकि अपॉन में जाएगा ना, ऐसे लिखो, देखो इसको, ये आ गया 1/m 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक, ये आ गया। अब ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो 1/k1 और k2, ये 1/k है, 1/k इक्विवेलेंट k, तो यानी अगर मैं लिख दूँ यहाँ ओमेगा k इक्विवेलेंट, यानी जो तुल्य है, टोटल है, वो है m, ये आ गया। देखो ऐसे, और वैल्यू क्या है इसके इक्विवेलेंट की, इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, हटा लो इसे यहाँ से, इसकी वैल्यू लिख देंगे। देखो ये जो k इक्विवेलेंट है, यहाँ क्या दिखा दे रहा है, ये कितना है 1/k इक्विवेलेंट, ये है 1/k1 प्लस 1/k2, ये लो देखो 1/k बना दें, के ऊपर चला जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ये रहा, ठीक। तो श्रेणी क्रम है तो 1/k जोड़ेंगे आप, अगर श्रेणी क्रम है तो 1/k जोड़ेंगे, ठीक। तो किसका था ये बन गया तुम्हारा श्रेणी क्रम, ये लो, ठीक, श्रेणी क्रम में लगा, फार्मूला फाइनल हो गया। समांतर में श्रेणी में दोनों बना लिए, लिख के इसको ठीक कर सकते हैं, नोट्स वोट अपना बना लेना हल्का फुल्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बताइए साहब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये लगा दिया, कह रहा इसमें भी जोड़ दिया हमने, ये लगा दिया, ठीक, और साहब इसमें एक द्रव्यमान लगा दिया ऐसे m, ये लगा दिया साहब k1, ये लगा दिया k2, ये लगा दिया k3, और ये लगा दिया, इसको खींच के छोड़ा यहाँ पे ऐसे, ठीक। इसका आवर्तकाल बताइए क्या होगा, चलो बताओ। 2π m/k इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, टोटल क्या पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले ये दोनों हैं, किसमें है समांतर क्रम में है, और फिर इसके साथ ही किसमें है श्रेणी क्रम में है। तो 1/k इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस k3। श्रेणी क्रम क्या है, ये 1/k में जुड़ेगा और ये आपस में किस में जोड़ेंगे, प्लस में जोड़ेंगे, तो हो गया। देखो ये रहा k इक्विवेलेंट, ये वैल्यू यहाँ लगा दो, ये लो, डन, ठीक। चलिए तो श्रेणी और समांतर क्रम को पहचानना बड़ा आसान है, सीधा सूत्र लगा के अपने सवाल कर लें, एक दो सवाल कहीं नजर आएंगे आपको, ठीक, पक्का कर लें उसको। चलिए तो फार्मूला फिर से ले लेते हैं स्प्रिंग का, T 2π m/k, ये है फार्मूला, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक हो दो हो तीन हो जैसे भी लगे हों, ठीक, इसके हिसाब से आपको काम करना है। अब देखिए जो m है, अगर m को घटा दें बढ़ा दें तो किस तरीके से आवर्तकाल बदलता है, ठीक। इसमें
एम को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? कह रहा जी कोई चीज़ मान लीजिए ऐसे, कोई मान लीजिए घर्षण रहित तल पर कोई द्रव्यमान एम जो है सरल आवर्त गति करता है ऐसे, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो टाइम पीरियड इसका कितना होगा बच्चों बताओ? इसका होगा m/k, ये तो एक ही स्प्रिंग है, ठीक। कह रहा है जी हमने क्या किया, इसके ऊपर एक छोटा सा द्रव्यमान और रख दिया, ए रहा m, ठीक। अब कितना हो जाएगा? बोला जी यहाँ m+m कर देंगे लोग, ये हो गया उत्तर। घटा देंगे कई बार तो कम कर देंगे तो कम भी हो जाएगा। तो ऐसे m जोड़ा जाता है। अब कोई खास झंझट नहीं है, m और k का ही मामला है बस। तो स्प्रिंग के समांतर श्रेणी क्रम देखे, ठीक, फार्मूला बना लिया। तो कुल मिलाकर फार्मूला T 2 पाई, T बराबर 2 पाई m/k इक्विवेलेंट, ये फार्मूला है सही। सीरीज पैरेलल में हो सकते हैं, श्रेणी में समांतर में हो सकते हैं, देख के लगा दें, जोड़ दें, कर दें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे आसान चीज़ है ये, ठीक। क्योंकि देखिए डेरिवेशन तो कोई पूछ नहीं रहा आजकल, कैसे बल जोड़ते हैं, कैसे क्या जोड़ते हैं, फार्मूला ही है सीरीज पैरेलल वाला, लगा के अपना निकाल लो, ठीक। तो स्प्रिंग की बात पूरी हुई, आगे चलते हैं। अब यूट्यूब में द्रव्य या द्रव्य में डूबा हुआ सिलेंडर, ये कर देते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में तैर रही होती है, ठीक, तैरना जरूरी है, तैर रही होती है, ठीक, तब उसका आवर्तकाल क्या होता है? यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो यह सरल आवर्ती गति करने लगती है। इस गति का आवर्तकाल ज्ञात करें। सिंपल। और इसमें क्या मानते हैं कि मान लेते हैं बेलन वेलन मान लेते हैं कोई, और हिला के देख लेते हैं उसको, ठीक। लागू तो ये सभी पर है, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो कोई द्रव भर लेते हैं, ये देखिए द्रव भर देता हूँ, ये रहा, ये भर दिया द्रव, ठीक, ये द्रव है। द्रव का घनत्व रो लिख देते हैं, द्रव का घनत्व इसे रो मान लेते हैं, ठीक। इसमें कोई वस्तु है, सिलेंडर है कोई, उसके घनत्व की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो उसे यहाँ पे बना के सिलेंडर को ऐसे, ठीक, थोड़ा ऊपर डूबा हुआ, थोड़ा नीचे की तरफ, ऐसे ये आ जाता है। देखिए इसका जो एरिया है ये, इसको ए मान लेते हैं, और इसकी जो लंबाई है इसको एल मान लेते हैं, ऐसे, ठीक। सिलेंडर के घनत्व को सिग्मा कर देते हैं, ठीक। तो वस्तु का घनत्व है या बेलन का घनत्व है, बेलन का घनत्व यह है सिग्मा, ठीक। यदि रो बड़ा है सिग्मा से, तभी, अगर रो बड़ा है सिग्मा से तब होगा, क्योंकि तभी तो वस्तु तैरेगी, नहीं तो डूब जाएगी, डूब जाएगी तो उसमें आवर्तकाल कहाँ से होगा? तो शर्त ये हो गई, देखो द्रव्य घनत्व ज़्यादा है तो ये तैरेगी, ठीक। अब यदि वस्तु को या बेलन को थोड़ा विस्थापित करें, विस्थापित करें कैसे? ऊर्ध्वाधर दिशा में, एवं छोड़ दें
तो अब थोड़ा सा विस्थापित कर लेते हैं। विस्थापित करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक डॉट कर लेते हैं ऐसे, ठीक, और नीचे की तरफ भी डॉट करके ले आते हैं इसको, और थोड़ा सा इसे विस्थापित करके छोड़ देते हैं। ये जो विस्थापन है इसी को x मान लेते हैं ऐसे, ठीक। तो अगर देखें तो ये अतिरिक्त जो द्रव है इसकी बायोंसी या इसका उत्प्लावन बल लगेगा। देखो ये अतिरिक्त द्रव है इतना, देखो ये इतना है कि नहीं, इतना द्रव हटेगा कि नहीं, पता करके बताओ। जितना दबा के छोड़ा है नीचे उतना उत्प्लावन बल अतिरिक्त रूप से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उत्प्लावन बल लगेगा तो ऊपर की तरफ लगेगा F, दबाया नीचे की तरफ है, F ऊपर की तरफ लगेगा, उल्टा लगेगा, क्योंकि ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, साम्य अवस्था में आने की कोशिश करेगा। तो कुल मिला के यही जो F है यही बना देगा सरल आवर्त गति। तो इस F का मान क्या है, लिख लो बस सीधा, छोड़ दें तो F, ठीक। कितना हो जाएगा, कितना आयतन हटेगा, जरा देखें कितना आयतन हटेगा। क्षेत्रफल के आधार का A, कितना किसका आया x, ये आयतन हट गया। घनत्व कितना है पानी का या द्रव का, रो, ये आ गया। g भार है, ये लग गया उत्प्लावन बल। इसे कहते हैं अतिरिक्त उत्प्लावन बल। बस लग गया ये सिंपल। अब यही करा देगा सरलावर्त गति। सरलावर्त गति में बल कितना होता है, ये वाली चीज़, ये जो बल है ये कितना होता है सर, ये होता है m ओमेगा स्क्वायर x माइनस में, पक्का ये होता है। इसके बराबर कर देते हैं, ठीक, इसके बराबर कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, लो यहीं पे लिख दूंगा इसके बराबर। देखो ये फटाफट ये लो माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। m क्या है, m बेलन का द्रव्यमान है, सिंपल बात है, सिंपल। अब लो x कट गया, माइनस भी गया, ये रहा, ठीक। तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a रो g, ये आ गया तुम्हारा सूत्र। जहाँ से तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा, ठीक। कितना ओमेगा मिलेगा जरा निकाल लो, ये लो फटाफट एक छोटी सी कॉपी में नोट्स वोट्स बना के तैयार कर दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। m ओमेगा स्क्वायर, ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें ज़रा आवर्त कालों के सूत्र बनाना मुश्किल नहीं है, बेसिक इसका थोड़ा सा मुश्किल है। गणित कैसे लगता है, फंक्शन कैसा होता है, त्वरण कैसे निकालते हैं, वेग कैसे निकालते हैं, कैसे वो चीज़ें बदलती हैं, उन चीज़ों को जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ इसको पकड़ना होता है अच्छे से। ये सूत्र बना लेते हैं अपन, और ये सूत्र जो है 11वीं में तो कोई पूछ भी लेता है, कॉम्पिटिशन में इन सब चीज़ों को कोई नहीं पूछता। बहुत पुराने सूत्र हैं, बहुत हो गया, ये सब याद रखते हैं बच्चे इनको, ठीक। चलिए अब ये m जो है क्या है, m है आयतन बेलन का और घनत्व। बेलन का आयतन कितना है, AL है, जरा देखें। आधार का क्षेत्रफल क्या है A, और बेलन की लंबाई क्या है L, तो हो गया आयतन AL, ठीक है। घनत्व है सिग्मा है ओमेगा स्क्वायर, A रो जी, ये A गया, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया रो जी बाई सिग्मा L, ये स्क्वायर हटा दिया, ये आ गया। ओमेगा होता क्या है 2 पाई बाई टी, पक्का, टी निकल गया तो टी आ गया 2 पाई वर्गमूल सिग्मा L बाई रो, ये देखो ये आ गया, इसे हटा दो। तो फटाफट 11वीं कक्षा में 2-2 नंबर मिल जाने हैं इन पे, इन्हें जो है लिख के एक बार तैयार कर लो। कौन सा बल कहाँ लगा है उसको पकड़ लो फटाफट। अतिरिक्त उत्प्लावन बल के कारण, अतिरिक्त उत्प्लावन बल के कारण ऊपर को उछाल, तो बस वही चलता रहेगा। फिर ये पानी से ऊपर निकल जाएगा, फिर भार हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जब ढूँ फिर भी गिरेगा नीचे पानी में, फिर ऊपर चला जाएगा, चलता रहेगा यही, ठीक। तो बेलन हो गया फिट, एकदम फिट फॉर बना दिया इसको। आगे चलते हैं, ओके। तो क्या बेलन के सूत्र में 2 पाई क्या था सूत्र, जरा बताओ जरा, L अपॉन जी सिग्मा L अपॉन रो जी, ये सूत्र था, जरा देखें एक बार। क्या इस बेलन के सूत्र में अपन रो बराबर सिग्मा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं, ठीक। अगर कर दें तो क्या बनेगा सूत्र, T 2 पाई L अपॉन जी बन जाएगा, यदि सिग्मा बराबर रो हो तो। देखो दिख रहा है
सरल दोलक की तरह काम करेगा, पर नहीं कर सकते क्योंकि पूरा डूब जाता है। घनत्व जब बराबर होता है द्रव्य और वस्तु का, वस्तु पूरी डूब जाती है, वस्तु पूरी डूब जाती है तो उसको हिलाएंगे कैसे वो नहीं होगा फिर। ठीक, तो कुल मिलाकर ये कर सकते हैं नहीं, इसको नहीं कर सकते। तो शर्त को ध्यान रखें, ये सूत्र लागू रहेगा जब रो बड़ा रहेगा सिग्मा से, बस। ओके, डन। चलिए अब आता है यूट्यूब में, यानी यूट्यूब में द्रव के लिए दोलन काल। ये भी बड़ा बढ़िया है और ये भी बहुत अक्सर पूछा जाता है, पेपर में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछ लेते हैं 11वीं कक्षा में। ठीक, बना लेते हैं इसको भी, एक यूट्यूब बना लेते हैं ऐसे, ये बना ली, देखो यूट्यूब ये रही। ठीक, अब इसमें कोई दरवा भर लेते हैं, ये देखो ये दरवा भर दिया मैंने यहाँ तक, इसको क्षैतिज में बना लेते हैं, दोनों तरफ बराबर करके दिखा देते हैं ये दरवा। तो दरवा जो है ये है, देखो ये रहा दरवा, ये दरवा भर दिया देखो मैंने इसमें, ये भर दिया, लो ये भर दिया, लो ये आ गया, लो ठीक, भर गया। ये हो गया खाली वाला मामला। ठीक, अब क्या करेंगे, द्रव्य की लेंथ की आवश्यकता पड़ती, कितनी लंबाई का है, ये बना दी लंबाई, और यहाँ का क्षेत्रफल कितना हो गया ए, तो लिख दिया द्रव्य का आयतन। कैसी मानी ट्यूब, बेलनाकार मानी, तो ये हो गया ए एल। द्रव्य का घनत्व, क्योंकि बेलनाकार है तो क्या होगा, आयतन ये होगा, आधार का क्षेत्रफल ये बन जाएगा, इसी में भरा हुआ है, और ये लंबाई है। ठीक, तो आयतन कितना, घनत्व कितना हो गया, सिग्मा। ओके, द्रव्य का द्रव्यमान m, ये हो गया सिग्मा ए एल, हो गई परिभाषित चीज़ें, और g का मान गुरुत्वीय त्वरण वो लगेगा ही। ठीक, तो लिख दिया गुरुत्वीय त्वरण, ये लिख दिया तुमने g। ये बातें जानी मानी हो गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नीचे करके छोड़ देते हैं, देखो यहाँ कर दिया मैंने ऐसे, ये हटा लिया इसको, तो साम्य अवस्था से कितना नीचे ले आया मैं, ठीक, मैं नीचे ले आया इसको x ऐसे, पक्का। तो इधर से ये साम्य अवस्था से x ऊपर पहुंच जाएगा, देखो क्योंकि द्रव्य तो उतना ही है ना, ये देखो ये रहा। ठीक, ये देखो ये आएगा, दाब का अंतर पता लगेगा, ये x नीचे लाया तो ये x ऊपर चला गया साम्य अवस्था से, यहाँ तक इसमें द्रव्य आ गया, देखो ये भी द्रव्य आ गया, देखो ये। ठीक, तो अतिरिक्त दाब पड़ेगा यहाँ पे, दोनों पे दाब समान है, देखो समान ऊंचाई पर दाब समान होता है, पास्कल का नियम कह रहा है। इसमें अतिरिक्त दाब पड़ेगा इसका, तो कितनी है ये दूरी जिसका अतिरिक्त दाब पड़ेगा, या ऊंचाई कितनी है, ये रहा x, और x 2x हो गई, तो द्रव्य पर अतिरिक्त दाब, द्रव्य पर अतिरिक्त बल लिख देंगे, अतिरिक्त बल। ठीक, F कितना होता है, दाब का फॉर्मूला क्या है, रो एच जी, तो कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी ली है, सिग्मा एच जी। ठीक, तो यहाँ पे h का मान क्या है, h का मान है 2x, ज़रा जांच कर लो तुम चाहे, 2x है। बाकी यहाँ पर वायुमंडल दाब है तो मतलब नहीं, तो दोनों तरफ समान है वायुमंडल दाब, तो यही है वो अतिरिक्त दाब जो इधर से पड़ेगा, जो द्रव्य को फिर इधर लेके जाएगा, फिर इधर से इधर लेके आएगा, सरल हो गया बिल्कुल। ठीक, चलिए अभी x जगह पे क्या लिख दोगे, 2x, तो ये हो गया सिग्मा 2xg, ऐसे लिख दिया तुमने। ठीक, यह बल माइनस में लगना है, ठीक, क्योंकि x ऊपर की तरफ बल है, ठीक, साम्य अवस्था से विपरीत गया है, नीचे की तरफ लाएगा। ठीक, तो ये माइनस का बल हो गया, यानी -2x सिग्मा जी हो गया, ये लो, सिंपल, छोटा सा है मामला। अब यह है क्या, ये है -m ओमेगा स्क्वायर x, यही होता है बल, ये देखो। ठीक, अब ये x काट लो, ये लो, ये लो। ठीक, अब इसके बाद m ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 सिग्मा जी, ये भी ठीक है।
एम द्रव्यमान ये रहा, ठीक, लगा दूँ यहाँ पे, लो सिग्मा ए लगा देता हूँ, फटाफट कर लो, इसमें तो कुछ लगना नहीं है, ये आ गया, सिग्मा भी गया, ये लो, ठीक। तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ए कहीं और देखो, ए था कहीं पे, ए था कहीं पे, ए था कि ए देखो ये रहा ए, एक्स सिग्मा ए, ये रहा बल था, और ये दाब है रो एच जी, ए छोड़ दिया था हमने, है ना, लगा लो उसको, तो ये ए भी गया, ए लिख के काट दो ऐसे, ठीक हो गया। चलो ओमेगा कितना आ गया, ये आ गया, ये देखो ये लग गया ओमेगा 2g/l, ये रहा तुम्हारा सूत्र, ये रहा 2g/l। अच्छा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2πl/2g, ये देखो ये रहा, ओमेगा क्या है 2π/t है, तो बदल दो, ऐसे हो गया, देखो ये रहा, ठीक। अब इसके बाद क्या इस सूत्र में कोई परिवर्तन हो सकता है, क्या ये सूत्र काम करता है, अगर दो द्रव्य हैं, उनके घनत्व हैं, कुछ है, तो क्या ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए इस YouTube में मुख्य सूत्र तो हमारे पास आ ही गया, ये ऐसे कह रहा जी, एक द्रव्य है ऐसे, एक द्रव्य ऐसे है, ठीक, इसकी जो लंबाई है वो L1 है, और साहब इस द्रव्य की जो लंबाई है वो L2 है, ठीक। इस द्रव्य का घनत्व सिग्मा 1 है, इस द्रव्य का घनत्व सिग्मा 2 है, ये YouTube है, ठीक। और जो है दोलन काल बताइए ऐसे, ये कोई द्रव्य है, ये कोई दूसरा द्रव्य है, समझ गए होंगे बात को, दो द्रव्य भरे हैं, ठीक, संतुलन की अवस्था में है, तो आवर्तकाल बताइए। तो क्या ये घनत्व है यहाँ पर सूत्र में है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा 2π, कुल लंबाई कितनी है L1 + L2/g, ये आ गया आंसर, बस कुल लंबाई लगा दो, फिनिश, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आया पड़ा है, ठीक, और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सवाल थे वो बना लिया आपने। अब एक करा जी, पृथ्वी में एक छेद कर दें, पृथ्वी में छेद व्यास के अनुदिश, ठीक, और उसमें कोई द्रव्यमान डाल दें ऐसे, यहाँ पे कोई वस्तु डाल दें जिसका द्रव्यमान हो m, ठीक, और ये वस्तु यहाँ से छोड़ें, यहाँ जाए, और ये वस्तु ऐसे चलना शुरू कर दे, इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो वस्तु पे लगने वाला जो बल है, देखो इस तरफ को लगाएं अगर वस्तु पे, ये होता है Gmg/r/e, ये तुम्हें पता है, g का मान केंद्र से x पे निर्भर करता है, ये दूरी है x। अब ये बल देखो पीछे की तरफ लगेगा, केंद्र की तरफ, कुछ गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की तरफ लगता है, और x माना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x है तो बल पीछे की तरफ है, जब वस्तु इधर जाएगी, ठीक, तो बल इधर को लगेगा, F, अभी F इधर को है, ठीक, और यही F है, ये रहा, तो F माइनस में आ गया, ठीक है, लिख दो mgx/re माइनस, ठीक, ये हो गया m⍵² x माइनस बराबर माइनस x चले गए, m⍵², ये हो गया mg/re, m भी चला गया, ओमेगा आ गया g/re, टाइम पीरियड आ गया 2π√re/g, ये हो गया उत्तर। कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ कोई कहानी बनाए, ये था जी, ये तो बड़ी बात है जी, ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं सब। तुम्हें एक बल बस निकालना होता है, और उसे, ये बल तुम्हें निकालना होता है, कोई भी बल तुम्हें निकालना होता है, और किसके बराबर रखना, तो -m⍵² x के बराबर रखना होता है। x होता है विस्थापन, माध्य स्थिति से विस्थापन, और कुछ नहीं।
ठीक। ओके, आगे अपनी वापस क्लास में। और जैसा कि हमने कहा था कि साहब अब जो है हम थोड़े से एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण हैं वो लेंगे, और ये जो हमने गणित लगाया है, मैथमेटिक्स लगाया है सरल आवर्त गति में, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या फंक्शन बना दिए हैं, अब ज़रा उन पर विचार करेंगे। और ये छोटे छोटे से उदाहरण हैं, इनको पकड़ेंगे और इनमें उन चीज़ों को लगा के देखेंगे। ठीक, ये तो सरल आवर्त गति है या नहीं ये सब हो चुका। ये उदाहरण नंबर 2 था। एक बार देख लेते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है। ठीक, अभी देखिए उदाहरण नंबर 3 को मैं एक बार ले लेता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया, बता दिया था मैंने आपको। यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 लेना है हमें, वैसे भी आगे भी आएगा, कोई खास बात नहीं है, आगे प्रश्नावली में भी है। ठीक, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और इसमें ज़रा पढ़ने के बाद इसकी भाषा को बनाकर देखते हैं कि इससे कहना क्या चाहते हैं, लैंग्वेज क्या है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को हमें समझना है। एनसीईआरटी को लोग नहीं पढ़ते क्योंकि भाषा उलझती है, और भाषा इसलिए उलझती है क्योंकि हमारी भाषा सामान्य नहीं होती है। हम लोगों ने बहुत आसान सी भाषा बना रखी होती है पढ़ने की, जीने की। वो चाय दे दो, चाय चाय चाय, है ना, बड़ी आसान सी भाषा होती है। ठीक, और नाले भाई नाले, है ना। तो दैट इज़ कि हमने ये जो है आसान जो भाषा बनाई हुई है, ये भाषा विषयों पर लागू नहीं होती, सब्जेक्ट पर ये भाषा लागू नहीं होती। सब्जेक्ट की भाषा को विस्तार से देखना समझना ही पड़ता है। ठीक, चलिए आ गया मैं। ये उदाहरण 14.4, उदाहरण 14.4 ये आ गया। देखिए अब जरा ईमानदारी से इसको पढ़ के देखेंगे। 14.4 देखो, है ना, ये वाला उदाहरण है। नीचे दिए गए चित्र में 2 वर्तुल गतियां दर्शाई गई हैं। इन चित्रों पर वृत्त की त्रिज्या, घूर्णन का आवर्तकाल, आरंभिक स्थिति तथा घूर्णन की दिशा अंकित की गई है। प्रत्येक स्थिति में घूर्णी कण P, घूर्णी कण कहाँ पर है, P के त्रिज्या सदिश x प्रक्षेप की सरल आवर्त गति प्राप्त कीजिए। ठीक, तो आवर्त यानी वृत्त पर दिखाई गई गति है, जो जबकि हम जानते हैं कि आवर्त गति को वृत्तीय गति नहीं होती, उस पर उसके विस्थापन कोणीय विस्थापन वृत्त पे दिखाए जाते हैं। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह आयाम बन जाती है, आयाम के प्रक्षेप होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर इन्होंने यहाँ पर 2 दिखाई हुई हैं, दोनों पर जरा विचार करेंगे। एक ये है और एक और है, एक ये है, ये लो। ठीक, अब इसमें इन्होंने एक कोण यहाँ बना के दिया है, पहले वाले में 45, ये कोण बना के दिया है 45। 45 को क्या लिख सकते हो तुम बताओ? तुम लिख सकते हो इसे π/4। ठीक, और ये कण इन्होंने यहाँ P बना के दिया है, P, और कहा साहब यही t बराबर 0 है। ठीक, और ये कुछ x के बारे में बता रहे हैं, ये x है मान लीजिए। तो x लेना है कहाँ, तो कह रहा है x तुम्हें यहाँ लेना है, इस दिशा में। देखो ये बन जाएगा इसका x, ये है x। तो x बनेगा तो ये a बता रहे हैं, ये रहा a। तो x अगर बनेगा तो cos 45 लगा देते हैं, cos π/4 अगर सीधे सीधे लगा दो तो क्या बनेगा, x/a। ठीक, तो x हो जाएगा a/√2। ये पहला विस्थापन है जहाँ से शुरुआत हुई है। अब चलेगा किस तरफ को, चल रहा है इस तरफ को। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक, शुरुआत कहाँ से कर रहा है, √2 से। तो cos 45 sin 45 जो चाहे लगाओ, लेकिन यहाँ पर आता है प्रोजेक्शन, इस जगह पे आता है, इस जगह पे नहीं आता, इस पे आता है। तो cos पे आता है, कुल मिलाकर x जो है वो cos पे आता है, और शुरुआत जो हो रही है वो a√2 से हो रही है। ठीक, प्लस में। ओके, अब देखो नियम लिख के देखते हैं कि साहब इसका नियम क्या होगा। इसको बाद में कर लेंगे, इसे हटा लो, दूसरे वाला छोड़ देंगे, अभी ये लिख लेते हैं। ठीक, जो कॉस के लिए या साइन के लिए स्टैंडर्ड लिखते हैं तो x बराबर a cos ω/t प्लस फाई, ये लिख दिया मान लीजिए मैंने। ठीक, अब देखो मैक्सिमम अगर मैं टाइम 0 लगाता हूँ इसमें सपोज, तो x कितना है, x है a, इसको a लिख देते हैं, ये लो a/√2, और ये हो गया cos, और ये हो गया 0, ये हो गया फाई।
तो कितना फाइव आ रहा है ज़रा बताओ। कॉस फाइव आ रहा है 1/√2। तो फाइव कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है पाई/4। सिंपल, ठीक है। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यहाँ से अधिकतम आयाम की तरफ जा रहा है, अधिकतम आयाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम रखेंगे तो कहाँ बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। पाई/4 पे यानी कोस 0 होता है अधिकतम। तो क्या कर दूँ, माइनस करके लगा देता हूँ, यानी ऐसा लगा देता हूँ करके इसको, देखो यहाँ पे, ठीक, माइनस करके इसको पाई/4 लगा देता हूँ। ये लो, ये लो, बन गया कॉस में, ये कॉस में बना दिया, ठीक। यानी कुछ समय निकलेगा आगे t, तो 0 पे पहुँच जाएगा, थोड़ा टाइम बढ़ेगा तो 0 पे चला जाएगा। 0 पे क्या होगा, इसका अधिकतम आयाम यहाँ होता है, और 90 पे जब पहुँचेगा तो 0 आ जाएगा। तो हाँ प्लस है ना, शाबाश, ये लो, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ठीक। अब साइन में लिखना चाहते हो, साइन पे कर लो। इसमें 90 जो है कोस 90 माइनस साइन पे जाएगा, साइन पे नहीं, क्योंकि कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उस चक्कर में नहीं पढ़ना अभी। अभी ऐसे देख लो, पाई/4 पे है, लगा लिया, पाई/4 निकाल लिया, पाई लगा दिया, पाई की वैल्यू निकाल के सिर्फ डाल दी, ठीक, फिनिश। तो ये आ गया इसका, ये बन गया फार्मूला, ठीक। तो आयाम क्या हुआ, ए, ठीक। अब ये कह रहा है साहब इसका ओमेगा भी बता सकते हो तुम। ओमेगा कितना होता है, 2π/t होता है, ओमेगा होता है 2π/t। तो t कह रहा है साहब इसका 4 सेकंड है, ठीक। तो ओमेगा होता है 2π/t। तो ओमेगा कितना हो गया, 2π/4। तो ओमेगा हो गया π/2। तो यहाँ लिख देते हैं π/2, ये लो, π/2 हो गया, लो, ठीक। ओके, अब इसमें कह रहा है ये जो कहानी है दूसरे वाले की, ये भी सेम है, इसमें t 30 सेकंड है और इसका आयाम जो है वो b है, ठीक। तो b पे भी हम आसानी से लिख सकते हैं। ये पहले वाली की लिख दी मैंने, ओमेगा निकाल दिया 5, कैसे निकाला, कलांतर वलांतर ये सब पता लग गया, कला, प्रारंभिक कला कैसे निकाली, इसी के हिसाब से निकाल। देखो x इधर माना, और x जब इधर मानेंगे यहाँ इस दिशा में, तो त्रिभुज का आधार है तो कोस का फंक्शन लिखते हैं। जब x इधर मानते हैं तो लंब है तो साइन का फंक्शन लिखते हैं। ये तो मैंने बता रखा है शुरू में ही, ठीक है। साइन का फंक्शन यहाँ लिखते हैं, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। ये चैप्टर फिजिक्स कम गणित ज़्यादा ये चैप्टर फिजिक्स में कम गणित में ज़्यादा है। अब देखो बी का व्रत फिर बना देता हूँ, बी वाले पार्ट का, ए का हो गया, ये बी का व्रत है। देखो ये लो, ऐसे कह रहा साहब यहीं पे है इस बार पी, ठीक। और t=0 यहीं पे है, और इस बार जो आयाम है वो b के बराबर है, ठीक, ऐसे। और यही x है, तो x 0 पर तो वैसे ही है, ये x 0 पर तो ये वैसे ही है, x 0 से ही चलेगा। अब तो ये अगर 0 0 से चलेगा और cos पे ले रहे हैं, क्योंकि इसके अगर मान ले आगे बढ़ेगा इस तरफ, देखो cos वाले घटक आएंगे, यहाँ जाएगा तो cos वाले घटक आएंगे आधार पे, तो लिखना तो cos पे ही है, लिखना तो हमें cos पे ही है फंक्शन, ठीक। तो क्या लिख लेते हैं, वही लिख लेते हैं, x = a cos ωt प्लस फाई, और a क्या है, b है, ये रहा, ठीक। अब इसका ओमेगा बता रहा है, ये ओमेगा है इसका 30 टाइम पीरियड के हिसाब से, तो t होता है 2π/ω, यह है 30, 2π/ω। तो ओमेगा कितना आ गया बताओ, 2π/30, ओमेगा आ गया π/15, ये आ गया ओमेगा रेडियन पर सेकंड में। यहाँ लगा दो, ये लो, ये लग गया, डन, हटा दो, लो, ठीक है, फिनिश। अब t=0 पर ये 0 पर है, t=0 पर 0 पर है, तो 0 लगा दो, b cos टाइम 0 लगा दिया, ये रहा फाई, 0 पूरा 0 होना चाहिए, तो cos फाई 0, cos फाई कितना 0, ठीक। तो फाई कितना π/2, ठीक। तो ये π/2 यहाँ लगा दो, ये लो, ठीक, क्योंकि टाइम 0 पर x में 0 पर है, ये रहा, ऐसे लिख दो, सिंपल है। अब अगर इसमें cos को साइन में लिखना चाहते हो, भाई साइन में लिखेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, साइन में cos को साइन में भी लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा
माइनस साइन थीटा होता है। अब इसमें क्या करेंगे साहब, इधर को गति है, ऐसे उल्टी गति है, ये उल्टी गति है। तो क्या करें, पहले उल्टी गति करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्योंकि पहले हम क्या मान रहे थे, इधर को गति थी, गति इधर को है, इसका मतलब अधिकतम पॉजिटिव की तरफ आएगा कुछ समय के बाद। ये लो, हो गया, अधिकतम पॉजिटिव की तरफ आएगा कुछ समय के बाद, ये पॉजिटिव पे आएगा। देखो तो टाइम गुजरेगा, ठीक, टाइम बढ़ेगा तो पॉजिटिव पे आएगा, जीरो हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना, ये बन गया, यहाँ आ जाएगा। ठीक, इधर को घूमता, अगर इधर को घूमता तो यहाँ प्लस लगता, पक्का। इधर को घूम रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा। दोनों ज़बरदस्त फंडामेंटल हैं, याद रखना, ठीक है। बाकी गणितीय विधि से मिला लेना कि यार इधर को घूमेगा तो यहाँ प्लस क्यों लगेगा, वैल्यू डाल के देख सकते हैं, वो तो दैट इज़ नॉट ए स्टोरी, अभी वो कहानी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मामला थोड़ा मैथमेटिकल है। गणितीय में साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह में ग्राफ में वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये त्वरण वगैरह सब हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को में मैथ है, मैथमेटिक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14.5। ठीक, आई होप आई हैव टू चेंज द मार्कर, मार्कर को बदल देता हूँ। ये आ गया दूसरे वाला, ये आ गया दूसरे वाला मार्कर। ठीक, 14.5, 14.5 में क्या है, उदाहरण है, ये लो। कोई पिंड निम्नलिखित समीकरण के अनुसार सरल आवर्त गति करता है। समीकरण दे रखा है साहब, ये लो, 5 cos 2πt प्लस π/4, 5 cos 2πt प्लस π/4 मीटर, किसमें है, x मीटर में है, यानी ये वाली चीज़ मीटर में, सामने लिख देते हैं इसके मीटर, ऐसे। और कौन किस में होते हैं तुम जानते हो, रेडियन रेडियन में होते हैं, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल। अब आ रहा है t 1.5 सेकेंड पर, तुम्हें बताना है विस्थापन, वेग, त्वरण। क्या क्या बताना है, विस्थापन यानी x का मान सेकंड में, वेग यानी v का मान, त्वरण यानी a का मान। ठीक, तो अगर 1.5 पे तुम विस्थापन निकाल लो, अगर 1.5 पे तुम इसका विस्थापन निकाल लो तो वे मिल जाएगा। वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन के पदों में, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। त्वरण का मान क्या होता है विस्थापन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये दोनों वैल्यू हैं। यानी अगर तुम्हें सिर्फ ये एक्स मिल जाए तो पता चल जाएगा एक्स का मान क्या होगा, ये रहा एक्स का मान, यही से 5 cos, ठीक, कितना समय है 1.5, यहाँ 1.5 डाल दो तो 2 पाई गुना 1.5 प्लस π/4 लग गया। ये कितना हुआ, ये हुआ 3 पाई, चाहे गुणा करके देख लो, 3 पाई। ठीक, 3 पाई में क्या है, 2 पाई प्लस π/4, तो 3 पाई में से 2 पाई हटा दो, क्योंकि 2 पाई पे पूरा पीरियड हो जाता है, ये आ गया पाई, पाई प्लस π/4 यानी माइनस π/4, माइनस π/4, ये आ गया। कॉस माइनस π/4 यानी इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, ये रहा। ठीक, यही चीज़ यहाँ लगा दो, यहाँ पे ये लग गई, देखो 5/√2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो माइनस ही होना है, प्लस ही हो जाएगा, वो तो माइनस है ना, तो प्लस ही हो जाना है उसको। तो उसके बाद यहाँ लगा दो माइनस 5/√2, ये लग गया जी। ठीक, ओके। अब इसके बाद ए कितना है, ए है 5, ठीक, तो यहाँ 5 लगा दो, ये लो, ये लो। ठीक, ओमेगा, ओमेगा कितना आ रहा है जरा देखो एक बार, ओमेगा कितना है इसमें, यहाँ ओमेगा लगेगा, ओमेगा कितना है जरा चेक करो, ये रहा ओमेगा 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर, सिंपल, यहाँ भी लगा दो 2 पाई, ये लो।
फिट। अब ये कितना रहा है 5, ये कितना रहा है 5/2, 5 का स्क्वायर बटे तो 25/2, तो 25 माइनस 25/2 तो क्या बचा, सिर्फ 25/2, ये रहा वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5, 2 का जो का तुम लिख दो, तो आ गया 5/2। ये आ गया 10π/2 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा एक उत्तर हो गया चाल वेग। यहाँ देखेंगे, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये लो, ठीक। 10π², 40, ये कितना हो जाएगा 4, 4 पंजे 20, 20π²/2, ये लो 20π²/2, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण। सब कुछ ओके, डन, फाइनल, ठीक हो गया सवाल। चलो वैल्यू निकाल के फटाफट लगा दो। त्वरण आ रहा है 140, ये आ रहा है 22, आ भी जाएगा 22, देखो आ जाएगा आराम से। ये 3.1 फिर, और ये 14 हो गया क्लियर। 20 या 60/2 14 आ गया, ठीक है, ओके डन, बिल्कुल यही है चुका तो आंसर। इसी में लिख दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको लिखेंगे मीटर, ये आ गया। लो क्या आ रहा है 3.55 माइनस में। सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी रफ कॉपी में सॉल्व कर लेना, पर ये तुम आंसर यही छोड़ दो, लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, छोड़ दो यही चुके तो आंसर सारे। आगे चलो, शाबाश, कर दो फटाफट सारे सवाल, फटाफट फटाफट कर दो। ये तो मैथ का चैप्टर है, इसमें मैथ ज़्यादा है, ठीक। चलो अगला सवाल, 14/6 का उदाहरण, ठीक, ये लो फिनिश। अब तो तुम पूरा फिजिक्स पढ़ गए हो विक्रम सर के साथ, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हुए, अब कहाँ तुम्हें चिंता है, समझ गए हो फार्मूला में लगाने। कमानी के स्थिरांक में 200, ये तो कर चुके हो तुम, हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुमने कर लिया, ठीक। इसमें क्या किया है, ऐसे 2 स्प्रिंग है के, और ये के, ये एम, कितना होगा टाइम पीरियड बताओ। 2πm/k होता है, m/k इक्विवेलेंट, ऐसे। तो मैंने बताया था कि ये समांतर में है, एक खींचता है तो एक दबता है, तो कितना हो गया 2k, उत्तर, फिनिश, ठीक। चलते हैं आगे। सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा का फार्मूला कहाँ, मतलब टेंशन लेते हो तुम लोग। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, दुनिया जानती है, 12mv² है। स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या है, 12kx² है। स्प्रिंग में के लगा देते हैं, किसी भी गति का निकाल के दोनों निकल जाते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 14/7 ये भी कर देते हैं, ये लो, ठीक, उदाहरण है। हाँ तो सर जी कहीं प्रश्नावली में चले गए, अभी प्रश्नावली में नहीं गए, उदाहरण ही है। 11 साहब m बराबर है 1 किलो। गुटके को कमानी से बांधा गया, कमानी का स्थिरांक इतने इतने है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन प्रति मीटर, ये आ गया जी। गुटके को साम्य अवस्था स्थिति x बराबर 0, x बराबर 0, t बराबर 0 पर है। तो ऐसे केस में x जो है a sin ωt के अनुसार गति हो जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। x 0 t 0 है, ये आयाम है, जो भी ऊर्जा देंगे इसके हिसाब से आयाम तय हो जाएगा, कितना खींच के छोड़ेंगे उसके हिसाब से ये आयाम तय हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक, सिंपल सी बात है। बार बार कह रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं, टेंशन मत लेना, कुछ ही दूरी तक खींचा जाता है। ए का मान बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर हो गया, तो यहाँ लगा देता हूँ इसको, लो 0.1 मीटर, ये लग गया, 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है। घर्षण रहित है ही नहीं घर्षण, टेंशन ही नहीं है। जब गुटका अपनी माध्यस्थी से 5 सेंटीमीटर दूर है, गुटका कितनी दूर है 5, तो x बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी x 0.05 पर गुटका माध्यस्थी से इतनी दूर है, ठीक। तब गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कुल ऊर्जा बताइए, क्या बताना है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ठीक। चलो फटाफट करके देखते हैं, सब कुछ आ गया, ओके डन। चलिए देखते हैं गतिज ऊर्जा। तो कितनी होती है गतिज ऊर्जा, 12mv², 12m, v क्या होता है ओमेगा
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये होती है, ये एम ओमेगा। ठीक, कहाँ से मिलेगा ओमेगा? यहीं से मिल जाएगा ओमेगा। क्या होता है ओमेगा? बताओ क्या होता है? ओमेगा होता है वर्गमूल के बाई एम, या ठीक, ये ओमेगा होता है। स्प्रिंग का यही होता है ना, पक्की बात है। ठीक है, तो जब इसे खोलेंगे फॉर्मूले को तो क्या मिलेगा? देखो इस फॉर्मूले को खोल रहा हूँ, ये लग गया, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये लो, ये लो, ठीक, ओमेगा स्क्वायर ये लगेगा के बाई एम, ये लो के बाई एम, एम कट गया, ठीक, हटा दूँ? चलो हटा दिया, लो ये लो, ये लो, ये लो, गति जुड़ हो गई। ठीक, अब के कितना है? 50 बाई 2, ये रहा 2, ये कितना है? 0.1 का स्क्वायर, ये कितना है? 0.05 का स्क्वायर, ये रहा देखो, यहीं पे तो मांग रहा है, ये होगा उत्तर। ठीक, उत्तर निकालने के लिए क्या करोगे? सेंटीमीटर में नहीं लगाना, मीटर में लगाना है। देखो क्या करोगे उत्तर निकालने के लिए। ठीक, उत्तर निकालना है तो क्या करें? ठीक करें इसको, ये देखो इसको हल करना है अब हमें। ये कितना हो गया? 25, तो गतिज ऊर्जा को लिख देते हैं के, गतिज ऊर्जा को लिख देते हैं के। ओके, तो ये हो गया 25, आगे चलो, ये हो गया 1/100, ऐसा कर लो अला, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 1/100 हो गया, ये तो ये हो गया 5/100। ये बड़ी अजीब चीज़ हो गई यार, 0.05 5 ही सेंटीमीटर तो है, बड़ी दिक्कत होगी इसमें। छोड़ो इसको, और तरीके से देखते हैं। ये हो गया 0.01 लो, और ये हो गया 0.0005, यही तो हो रहा है। हाँ, हो तो यही रहा है, मेरी बात सही है। अब ये 5 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये अभी से हल करो, माइनस कौन करेगा यार इसको? तो बड़ी लंबी चीज़ है, कुछ करूँ जुगाड़ लगाऊँ इसमें? कुछ मैं लगा देता हूँ, मैं करता हूँ इसको a/2 हटाओ, ये लो, क्यों ये हटा देता हूँ, लो। अगर a 10 सेंटीमीटर है तो x 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो a/2 है, इसका मतलब हो गया इसका स्क्वायर लगा दिया, लो ये देखो मैंने एक जुगाड़ लगा दिया, कितना हो गया? 3a²/4, झंझट खत्म, ये लो। ठीक, ये हो गया 25, ये हो गया 3/4, ये हो गया a², हो गया, लो 75/4, ये रहा देखो। ओके, और a कितना था? 0.1 का स्क्वायर, हो गया, लो तो 0.75/4, ये हो गई गतिज ऊर्जा। अब तो ठीक है, ठीक, कितनी आएगी? 19 समथिंग आएगी, 19 कुछ आएगी, ठीक है। और ये आ गई तुम्हारी 0.19 जूल, 0.19 जूल उत्तर। ठीक, गतिज ऊर्जा हो गई। अब चलते हैं स्थितिज ऊर्जा में। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है स्प्रिंग में भरी हुई स्थितिज ऊर्जा। ये होती है ½ kx², हाफ के कितना है? 50, x कितना है? 0.05 का स्क्वायर, ये हो गई। ठीक, अब ये भी यही आएगी, इतनी आएगी ये भी क्योंकि a/2 है ये भी ठीक, तो इसे भी लिख दो उठा के, 0.19 जूल। हल कर लेना अपनी दिलचस्पी के लिए, ठीक है। ठीक, क्योंकि आधा आयाम के आधे पे है, तो आधी गतिज ऊर्जा है, आधी स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन सब कुछ आधा आधा नहीं होता, वहाँ पे ऊर्जाएं आधी आधी हो जाती हैं। ठीक, चलिए, अब आयाम का आधा है बिल्कुल 0.5, तो कितना हो जाएगा? 25 और 25, 625, नहीं भाई नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा मत करो, गुणा कुछ और हो रही है, मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, ये लो, आयाम का आधा कर दिया मैंने, आयाम के आधे का वर्क कर दिया मैंने। अब देखो लगा कि अब थोड़ा मामला कुछ और आएगा थोड़ा सा, तो कितनी आ रही स्थितिज ऊर्जा? सीधे सीधे यहाँ पे कुछ पुट कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 25, ये हो गया 0.01, ये हो गया 4। ठीक, आयाम का आधा लगा दिया x की जगह पे, तो a/2 का स्क्वायर कितना है? a/4 हो गया, ये कितना है? 0.1 हो गया। ठीक,
अब देखो जरा इसको कितने, देखो कितना कम हो गया यार ये वैल्यू, ये हो गया 0.25/4, 6, 25/6 25 हो रहा है ना। तो 0.0625 ही आ गई जूल। ठीक। तो कुल ऊर्जा, अब आती है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा निकाल लो। कुल ऊर्जा कितनी है? कुल ऊर्जा को मान लेते हैं गतिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक ऊर्जा, ये हो गई कुल ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एक थी 0.19, एक आ गई 0.0625, ये हो गई 0.25 जूल। हो गया, हो जाएगा, नोट्स हैं 15। ये कुल ऊर्जा है। ठीक है, तो कुल मिला के ऊर्जा के जो फार्मूले इस्तेमाल किए वो कौन से किए, जरा फाइनल कर लें। ऊर्जा का फार्मूला, स्थिति ऊर्जा का फार्मूला फाइनल किया तुमने ये वाला, ½ kx²। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला तुमने कौन सा फाइनल किया, ये किया तुमने k बराबर 1/2m⍵² a² माइनस x²। ये फार्मूला तुमने गतिज ऊर्जा का लगाया। ठीक, यहाँ a का मान था 0.1 मीटर, यहाँ x का मान था 0.05 मीटर। ओके, बस ये पक्का करो। तो सारे उदाहरण जो है फाइनल हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, एनसीईआरटी लेवल पर देखें तो ये सवाल एज कम्पेयर टू अदर दूसरे चैप्टरों के मुकाबले फिजिक्स लेवल पर ये आसान है, लेकिन गणित है इसमें। दरअसल समस्या ये है कि इसमें गणित है। अभी आ गया उस दोलक की लंबाई क्या है जो हर 1 सेकंड के बाद टिक करता है। तो टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकंड है, लंबाई निकाल लो। सरल दोलक का फार्मूला तुम्हारे पास है, कोई झंझट नहीं है। अब आता है अवमंदित सरल आवर्त गति। ठीक, और इस पर भी एक सवाल है, एक प्रणोदित दोलन अनुनाद, ये है। ठीक, इस पर कुछ आता नहीं है पर मैं करा दूंगा आपको। ठीक है ना, कराऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, हल्की सी जानकारी देंगे। ठीक है, ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब हमारा मेन टारगेट हो गया है सीधे सीधे एनसीईआरटी के सवाल। ठीक, ये अगली क्लास में हम लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको प्रणोदित दोलन भी बताऊंगा कि दरअसल अवमंदित सरल आवर्त गति क्या होती है और प्रणोदित क्या है, मतलब अवमंदन को ख़त्म किया जा सकता है ना, यह है प्रणोदित दोलन या अनुनाद। ठीक, दोनों के बारे में बताऊंगा अच्छे से आपको। ठीक है, फिलहाल रोक लेते हैं। ठीक, इस चैप्टर को हमने तेज़ी से ख़त्म कर दिया, फिनिश, क्योंकि इससे पहले जो बेसिक था वो हमने बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक, इसका जे यूनिट सेक्शन जाएगा, फिर आराम से इसका डिटेल लेंगे, पूरे सवाल लेंगे। इसमें मैथ का इस्तेमाल होता है, अगले में नहीं, तरंग में नहीं। तरंग गति में गणित का इस्तेमाल नहीं है, इसी में है। ठीक, वो आसानी से चलेगा, मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है।